हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। इस वन शॉट में मैंने कवर किया है द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। ये पूरे वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर किया है। और हाँ, एंड तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि एंड में आपको मिलेगा फॉर्मूला शीट विच विल रियली हेल्प यू फॉर क्विक रिविजन। एग्जाम के 2 मिनट पहले भी अगर आपने ये फॉर्मूला शीट रिवाइज किया है तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड अहेड विद द टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अभी सबसे पहले तो हम लिखते हैं सारे फॉर्मूलेज एंड द डेफिनेशन, एंड ईच एंड एवरी फॉर्मूले एंड डेफिनेशन के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों हमेशा याद रखो, हम परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इट इज परसेंटेज कंपोजिशन। अभी परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, जैसे हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स। फॉर एग्जांपल, आपने अगर स्कोर किया है 49 आउट ऑफ 50 इन केमिस्ट्री इन योर एग्जाम, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 49 डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। तो इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए भी हमें याद रखना है कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपोनेंट, इट विल बी मास ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका हमें ढूंढना है परसेंटेज, अपॉन द टोटल मास। ओके, इट विल बी टोटल मास, एंड टोटल मास का मतलब क्या होगा? मास ऑफ अ सोल्यूशन, राइट, इनटू 100 करना है, क्योंकि ये परसेंटेज है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कंपोजिशन। द सेकेंड वन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं यहां पे लिखूं एक फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है C6H6, तो ये C6H6 क्या होता है बच्चों? C6H6 इज नथिंग बट दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बेंजीन। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बेंजीन। अभी इसी फॉर्मूला को अगर मैंने डिवाइड किया है 6 से, राइट, ये सबको मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, तो क्या मिलने वाला है? C और H। ठीक है, इसका मतलब मुझे रेशियो क्या मिल रहा है? 1:1। तो मैंने क्या लिखा है? सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है, राइट। सो दिस सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट? वी कॉल इट एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, सो यहां पे डेफिनेशन क्या है बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला का? इट इज द सिंपलेस्ट, okay, I'll just erase out this thing. So it is the simplest whole number ratio between the atoms of various elements. Okay, it can be atoms of various element, कोई भी element हम use कर सकते हैं, element, but present in one molecule of a substance. ठीक है, तो empirical formula क्या होता है बच्चों? It is the simplest whole number ratio between the atoms of a various element. यहां पे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, और एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। यहां पे अगर मैंने लिखा है H2O2 बच्चों, तो ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, बट इसी को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया HO, जो कि है एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। ओके, सेम वे इफ आई राइट डाउन C2H2, ये बन गया आपका इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1:1, जो कि है सिंपलेस्ट रेशियो, राइट। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। आइए देखते हैं अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो यहां पे लिखते हैं अभी डेफिनेशन फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज बेसिकली द एक्चुअल नंबर, हमें ये बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कितने हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। ओके, इट इज द एक्चुअल नंबर of
एटम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया H2O2, देन H2O। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एग्जैक्टली कितने नंबर है, तो 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। whereas in water how many hydrogen atoms are present, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में 1 एटम। तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं सारे फॉर्मुलेज एंड डेफिनेशन कवर करूंगी बच्चों, एंड देन उसके बाद में हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद सिंपल ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। चलो फटाफट अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अभी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हमने बचपन में सीखा है कि कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन अगर हमें ढूंढना है, या तो दो ही कंसेप्ट हमने स्टडी किया है, एक तो होता है डाइल्यूटेड सोल्यूशन, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली डाइल्यूटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन में होता क्या है। अगर मैं बाइनरी सोल्यूशन कंसिडर कर रही हूं, एक होगा सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूं मैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ज्यादा क्या होगा बच्चों, ज्यादा होता है सोल्यूट। अगर सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से, तो उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, राइट। अगर यहां पे सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब ढेर सारा पानी है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे डाइल्यूटेड सोल्यूशन, इजंट इट। ओके, तो ये तो हमने बचपन में सीख लिया है। आइए अब देखते हैं कि और डिफरेंट तरीका क्या है, या देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग different ways of expressing concentration of a solution. Okay, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मास परसेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया, मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका हमें परसेंट ढूंढना है, डिवाइड बाय द मास ऑफ द सोल्यूशन। एंड मास ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ, आई राइट डाउन हियर वन मोर टाइम, मास ऑफ कंपोनेंट। या तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सोल्यूट। ओके, सो यहां पे होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अभी यहां पे इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मास परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, अभी जस्ट मैंने कहा अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो वहां पे क्या होगा, सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, राइट। तो टोटल मास क्या होगा बच्चों, इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और हाँ इनटू 100 करना भूलना नहीं। ठीक है, okay, I hope the concept is clear. Now let us proceed ahead with the next one. The second one is molarity, very important. Remember students, ये ना कि आपके सिर्फ 11th में इंपॉर्टेंट है, 12th स्टैंडर्ड में भी ये रिपीट होने वाला है, प्लस आपके प्रैक्टिकल्स में जहां पे आप प्रैक्टिकल्स करते हो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी बहुत काम आने वाला है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 11th एज वेल एज 12th के बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जितने भी डेफिनेशंस कवर कर रही हूँ, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस प्रोसीड अहेड। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, या सबसे पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोलारिटी का डेफिनेशन। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स of solute per
लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ओके, एक लीटर ऑफ सोल्यूशन में, उसी को हम कहेंगे मोलैरिटी। अभी इसी को अगर मुझे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? मोलैरिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एंड हमेशा याद रखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इट शुड बी इन लीटर, ओके, किसमें रहना चाहिए ये? लीटर में या तो डीएम क्यूब। अगर लीटर में नहीं है या डीएम क्यूब में नहीं है तो आपको पता ही है करना क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कि मैंने कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कवर किया है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व, ओके। So this is the formula, that is number of moles of solute upon volume of solution in liter. अभी यहाँ पे और एक फॉर्मूला हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मिलीलीटर में दिया है, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमें मिलीलीटर में दिया है, तो मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? दिस इज मोलैरिटी, ओके, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम N, ओके, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और सोल्यूट के लिए हम केमिस्ट्री में कौन सा नंबर यूज करते हैं बच्चों? सोल्यूट के लिए हम यूज करते हैं नंबर 2। तो याद रखने के लिए 2 ट, ओके, सोल्यूट ट, समथिंग इट इज साउंडिंग लाइक ट, राइट? तो ऐसे आप ट्रिक याद रख सकते हो कि सोल्यूट के लिए नंबर कौन सा यूज करते हैं? 2। सॉल्वेंट के लिए हम यूज करते हैं 1, ओके, तो वो भी कैसे याद रखना है ट्रिक? 1 sol 1, ओके, समथिंग लाइक दिस यू कैन, आई नो इट साउंड्स लिटिल फनी, बट हमें क्या करना है? हमें इजीएस्ट वे ढूंढना है, कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढना है बच्चों, सो दैट कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद रहे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा N2 भी लिख सकते हो आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर हमें यहाँ पे दिया गया है इन मिलीलीटर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। अभी मिलीलीटर टू लीटर कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना क्या होगा बच्चों? मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर -3। तो अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा लीटर में, और ये 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या होता है? आई एम डिवाइडिंग इट विथ 1000, ठीक है, या तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे 10 टू द पावर -3 रखते हैं, ठीक है। अभी इसी चीज को मैं अगर न्यूमरेटर में लिखूं तो ये -3 का क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर +3, राइट? तो ये मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। तो बेसिकली जो भी मिलीलीटर में दिया है यहाँ पे आप मिलीलीटर में लिखो, एंड देन फॉर्मूला में आपको कन्वर्शन क्या दिखाना है कि वी आर मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर बाय 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज 1000, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके पूछते हैं कि मैम ये 1000 कहां से आया, तो ये कंसेप्ट है, ओके। सो मिलीलीटर टू लीटर के लिए मैंने क्या किया है? 10 टू द पावर, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, मिलीलीटर टू लीटर के लिए 10 टू द पावर -3, ये -3 को मैंने ले लिया न्यूमरेटर में, तो ये बन गया +3, और ये +3 का मतलब ही क्या होता है? इट इज इनटू 1000, okay, so this is the one more formula you can use, both are one and the same thing, only units अगर अलग है तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, ओके। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैम ने यहाँ पे 1000 लिखा है तो सब में 1000 नहीं लिखना है। 1000 कब मल्टीप्लाई करना है? ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज इन मिलीलीटर। अगर क्वेश्चन में लीटर दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। The next one is the third one, which is again very important, okay, this is also important, molality, ठीक है। The third one is molality। अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? या सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। मोलैलिटी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो मोलैलिटी क्या होगा? जैसे मोलैरिटी क्या था? पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे क्या रहेगा? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसी को हम कहेंगे मोलैलिटी। एंड नंबर ऑफ मोल्स किस चीज का हमें निकालना है? सल्यूट का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, न्यूमरेटर में सल्यूट आएगा, अपॉन यहां पे आएगा मास ऑफ, क्योंकि केजी है ना, ठीक है, तो केजी के लिए क्या लिखना है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इट शुड बी इन केजी। अगर केजी में नहीं है तो अगेन सेम कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कैसे होगा? क्विकली यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, try to solve it on your own the formula and then again you can play the video और क्रॉस चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या होने वाला है फॉर्मूला? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, या तो पूरा लिखो या तो मैंने कहा फॉर्मूला बेस लिखना है तो दिस विल बी N2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है N और ये सल्यूट के लिए होगा 2। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, अभी मास ऑफ सॉल्वेंट सपोज ग्राम में दिया गया है हमें, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, तो सेम लॉजिक अप्लाई करना है, ग्राम में केजी में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या होगा? इनटू 10 टू द पावर -3, राइट। और ये -3 को अगर मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया तो ये बन गया +3, और +3 का मतलब ही क्या होता है? इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1000। ओके, सो दिस इज द वन मोर फॉर्मूला यू कैन यूज when it is what? सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। नाउ मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई विल राइट डाउन द नेक्स्ट वन, दैट इज 4th, which is again important, मोल फ्रैक्शन। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी इसका मतलब क्या होता है? सपोज मैंने कहा, अभी मोल फ्रैक्शन याद रखो, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एक्स। ठीक है, अभी एक्स यहां पे मैंने जैसे कहा सॉल्वेंट के लिए हम यूज करते हैं 1 और सल्यूट के लिए हम यूज करते हैं 2। ठीक है, तो x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 क्या होगा बच्चों? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ओके, यहां पे अभी मैं अलग से लिख रही हूं, x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे ढूंढना है तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एंड जैसे कि मैंने कहा सॉल्वेंट के लिए हम लिखेंगे N1। ओके, मोल्स लिखते हैं N एंड 1 इज फॉर सॉल्वेंट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है बच्चों? मोल्स ऑफ सल्यूट। ओके, मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि होगा N2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि होता है N1। ठीक है, तो या तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूं, N1 अपॉन N1 plus N2. So this is the mole fraction for solvent. Okay, so X1 is equal to N1 upon N1 plus N2. Clear? Now let us have a look on the next one. तो यहाँ पे X2 का क्या होगा बच्चों? Quickly tell me, या just write down in the comment box or you can write down in the notebook. X2 will be N2 upon N1 plus N2, क्योंकि नीचे तो number of moles of solution will be same only, right? So N2 upon N1 plus N2. Remember, this is very important because in 12th standard also you are going to deal with mole fraction, and then there are different numericals. Okay, 12th में भी बहुत सारे numericals आपको solve करना है। ठीक है, तो हमने total 4 cover कर दिए हैं। Different ways of expressing the concentration. Quickly we will revise. The first one was mass %. The second one molarity, the third is molality, the fourth one is mole fraction. Clear? तो चलो फटाफट अभी यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है मोलारिटी का फॉर्मूला। तो मोलारिटी का फॉर्मूला जैसे कि मैंने कहा, इट इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि होगा N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, दिस इज इन व्हाट? दिस इज इन लीटर और दिस इज इन dm क्यूब। तो ये क्या होने वाला है? नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल, राइट। तो मोलारिटी क्या होगा बच्चों?
मोल पर लीटर और मोल per dm cube. Okay, this will be mole per liter या तो mole per dm cube. These are the unit for molarity. And molarity बच्चों, it is denoted by capital M. Very important. Okay, it is denoted by capital M. आइए देखते हैं अभी मोलालिटी का क्या है यूनिट. ओके, मोलालिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ठीक है, मोलालिटी होता है स्मॉल एम. और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओके अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. मास के लिए हम लिखते हैं W. ओके, वेट या मास जो होता है ना बच्चों, वो केमिस्ट्री में हम लिखते हैं W. या तो आप फुल फॉर्म भी लिखो चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और जैसे मैंने कहा W1, 1 इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी इन केजी. राइट. ओके, तो यहां पे मैं यूनिट लिखूंगी, मोल्स रहेगा MOL and this is kg. So unit will be mole per kg. Okay, this will be mole per kg and the symbol is what? It is denoted by small m. And mass percentage तो पता ही है आपको, percentage डालना है साइन. मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज द रेशियो ओनली. राइट. ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज okay, before proceeding let us try to understand one more concept. अभी यहाँ पे बच्चों मैं देखूं मोलारिटी. ठीक है, तो मोलारिटी बहुत बार सीईटी में या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदर मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. अभी ये टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है. सबसे पहले तो टेम्परेचर की बात करूं मैं, तो सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया. ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है बच्चों तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा. यस और नो. या मैंने कहा टेम्परेचर अगर मैंने चेंज कर दिया तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा. राइट. एंड मोलारिटी इट इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ओनली ना. तो इसीलिए हमेशा याद रखो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस और एज द टेम्परेचर चेंजेस, molarity also changes, and because of that molarity is what, it is temperature, it is temperature dependent. Very important. Okay, it is temperature dependent. Okay, let us try to understand now molality. molality का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे अगर मैं देखो बच्चों, अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज किया, तो मास, ओके, दिस केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास चेंज होने वाला है क्या? नो, मास वोंट चेंज. राइट. अकॉर्डिंग टू दी, आई मीन इफ द टेम्परेचर इज चेंज, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो मोलालिटी हम क्या कह सकते हैं? मोलालिटी इज, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. मतलब अगर मैं टेम्परेचर चेंज भी करूं, मोलालिटी पे कोई फर्क नहीं होने वाला है. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर सीईटी एंड एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सबसे पहले तो हमने सारे फॉर्मुलेज एंड डेफिनेशन देख लिए हैं. नाउ फ्यू मोर टॉपिक्स आर लेफ्ट. क्विकली आई विल कवर अप दोस टॉपिक एंड फिर आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री. ओके, बहुत सारे बच्चों को ये पर्टिकुलर टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आता है. ठीक है, ये 10th में भी आपको था बच्चों, 11th में भी है एंड 12th में भी है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो इट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द कैलकुलेटिव पार्ट. राइट. तो यहां पे हमेशा याद रखो, इट इज व्हाट, इट इज कैलकुलेशन बेस्ड on the quantitative relationship between reactant and product. ठीक है, एंड डू नॉट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल्स. ये कंसेप्ट होने के बाद में मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स विथ सिंपल ट्रिक्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री कवर करने वाली हूं. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड. ओके,
तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कोई भी एक रिएक्शन दिया है बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना है बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंस दी केमिकल रिएक्शन, ओके, यू हैव टू व्हाट, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि द मोमेंट यू बैलेंस द रिएक्शन, एक बार आपने बैलेंस कर दिया तो जो भी आप नंबर्स डालते हो ना, जो भी आप कोएफिशिएंट डालते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एक बार आपने बैलेंस कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे एक बार रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो यहाँ पे मैं इजीली मास भी ढूंढ सकती हूँ, यस और नो, ओके। तो आपको ट्रिक क्या अप्लाई करना है, देयर आर डिफरेंट रिलेशन और देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले तो मैंने कहा बैलेंस करना है, फिर बाद में आपको लिखना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल से आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, एंड देन यू हैव टू जस्ट कोरिलेट, ठीक है। तो कोरिलेट कैसे करना है, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है, दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। नाउ रिमेंबर बच्चों, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट समझना है, मोल कंसेप्ट, ओके। मोल कंसेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आए तो इजीली ये टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा एक वन शॉट स्पेशली डेडिकेटेड टू मोल कंसेप्ट मैंने कवर किया है। So please watch that video first and then only you can understand this topic, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, राइट। नंबर ऑफ मोल से मुझे मास मिलेगा, तो अगर एक कंपोनेंट का मुझे मास पता है, एक कंपोनेंट का मुझे मास पता है, तो दूसरा कंपोनेंट का भी मैं मास इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, यस और नो, ओके। आई मीन टू से सपोज मेरे पास में 5 पेन है, तो 5 पेन का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज, ओके, दिस इज इन रुपीज। तो मैं 7 पेन का कॉस्ट ढूंढ सकती हूँ या नहीं रुपीज में, इजंट इट। तो बेसिकली यहाँ पे पेन टू पेन एंड रुपीज टू रुपीज ये कन्वर्जन है, राइट। नेक्स्ट वन इज मास एंड वॉल्यूम, मतलब एक का अगर मास मुझे दिया गया है उसे मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकती हूँ एंड किसी और का वॉल्यूम में ढूंढ सकती हूँ, राइट। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 5 पेन रुपीज में दिया है कॉस्ट, ठीक है, एंड पूछा क्या गया है, हमें पूछा सपोज यहाँ पे गया है कि कितने पैसे लगेंगे 7 पेन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करूंगी, 10 रुपीज टू पैसे, एंड एक बार पैसे मुझे अगर कन्वर्शन हो गया तो यहाँ पे 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा पैसे में, दैट आई कैन इजिली कैलकुलेट, क्लियर। एंड देन द लास्ट वन इज अगेन लाइक मास ओनली, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल, इसीलिए मैंने कहा एंड तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स में शेयर करने वाली हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अभी पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो चुका है, नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सारे के सारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन डी, फाइंड आउट द मोलार मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है कि मोलार मास क्या है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एंड ब्रैकेट में ऑलरेडी आंसर दिया गया है बट हमें सॉल्व करना है एंड देन वी विल क्रॉस चेक कि आंसर हमें सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसका मुझे मोलार मास ढूंढना है। अभी मोलार मास इज वेरी सिंपल बच्चों, जो भी फॉर्मूला दिया है सबसे पहले तो हम लिखेंगे CuSO4 एंड देन 5H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एटम्स है या एलिमेंट्स है सबका एटॉमिक मास आपको एड अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉपर का दिया गया है हमें, इट इज 63.5। अभी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एटॉमिक मासेस क्वेश्चन में ही दिया रहता है बच्चों, ये जो यहाँ पे नीचे है ना, दिस इज द एटॉमिक मासेस, तो आपको कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो Cu कॉपर का कितना है, इट इज 63.5 प्लस सल्फर इज हाउ मच, सल्फर दिया गया है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो वैसे कितने ऑक्सीजन है 4, सो दिस विल बी 4 into 16, ठीक है। तो ये हो गया CuSO4 का मास प्लस 5H2O, सो 5H2O, एक और H2O का होता है 18,
अगर नहीं याद है 18 तो नो प्रॉब्लम, यहां पे आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन होता है 1 प्लस एक ऑक्सीजन है विच इज 16, तो 2 प्लस 16 18। या तो आप सब्स्टिट्यूट करो या तो डायरेक्टली 18 आंसर लिखो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग, ये पूरा सॉल्व करने के बाद में बच्चों आपको आंसर मिलने वाला है 249.5। आई होप आपको सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है। सो डू नॉट मेक मिस्टेक, ज्यादा फटाफट या घाई में करने की जरूरत नहीं है। डू इट प्रॉपरली, यू विल डेफिनेटली गेट दी आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट देन यू वोंट गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, बिकॉज हाफ मार्क होता है, हमेशा याद रखो, हाफ मार्क होता है वैल्यू के लिए एंड हाफ मार्क होता है यूनिट के लिए, लास्ट का जो मैं फाइनल आंसर बोल रही हूँ, राइट। एंड ऑफकोर्स स्टेप्स के लिए भी मार्क्स होते हैं। तो डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, द मार्किंग स्कीम विल बी बेस्ड ऑन, राइट। सो यहां पे यूनिट विल बी ग्राम पर मोल, ओके, इट इज मोलार मास इज ग्राम पर मोल। सेम वे लेट अस ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड वन। तो सेकेंड है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट देख के डरना नहीं है, डेका का मतलब है 10 एंड हाइड्रेट इज वाटर, ओके। सो आई विल राइट डाउन हियर Na2CO3 10H2O। तो सेम इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया है। तो यहाँ पे 2 है सोडियम एंड एक सोडियम का कितना है एटॉमिक मास 23 प्लस एक कार्बन है तो आई पुट 12 प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन का इज हाउ मच, इट इज 16, सो आई राइट डाउन हियर 16 इंटू 3, ओके। एंड देन अभी मैंने कहा कि आपको ऐड करना है एवरीथिंग, तो 10H2O भी आपको ऐड करना है, यहाँ पे डॉट देके मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, सबको ऐड करना है। तो ये हो गया 10 एंड एक H2O कितना होता है अभी मैंने बताया था और सॉल्व भी किया है, इट इज 18, राइट। So after calculating everything, you will be getting the answer 286. Again the unit is gram per mole. तब जाके आपको फुल यहाँ पे 1 mark मिलेगा. As I said, half mark is for, okay, half mark is for the answer, the value, and half mark is for unit. So remember students, you should know the marking scheme as well, okay. So for each and every question I have included the marking scheme, so keep watching till the end, okay. इसके बाद में the last one is मोहर salt, okay. तो मोहर salt के लिए भी सेम ही है, तो quickly now pause the video, try to solve it on your own and then again you can cross check whether you have written it correctly. आई होप आपने करेक्टली आंसर लिखा हो, ओके। सो फटाफट अभी क्रॉस चेक करते हैं। FeSO4, यहाँ पे Fe कितना है बच्चों, Fe इज ओनली 1, तो एक Fe का कितना है, इट इज 56, राइट। एक Fe का कितना है, इट इज 56, सो आई विल राइट डाउन योर 56 प्लस सल्फर इज 32, ओके, यहाँ पे दिया गया है सल्फर। देन ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन इनटू 16, तो ये तो हो गया FeSO4, ओके। इसके बाद में NH4 ट्वाइस दिया है बच्चों, ठीक है, दिस इज व्हाट NH4 एंड देन ब्रैकेट 2। तो ये ब्रैकेट जो 2 है ना, ये हमेशा याद रखो, ये 2 नाइट्रोजन को भी है और ये हाइड्रोजन को क्या करना है 4 इंटू 2, तो ये बन गया 8। तो बेसिकली ये नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है एंड हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2, मतलब ब्रैकेट ओपन करने के बाद 4 2 8, सो टोटल 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे फटाफट अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस विल बी 4 इंटू 16, ये तो हमने कर दिया। इसके बाद में नाइट्रोजन इज हाउ मच, एक नाइट्रोजन है 14, सो टोटल 2 नाइट्रोजन आर देयर, राइट। सो दिस विल बी 14 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको, इट इज अगेन द सेम वे, ओवर हियर आई एम गोइंग टू टेक हाइड्रोजन एंड टोटल इज 8, सो एक हाइड्रोजन का होगा 1, सो दिस विल बी 8 इंटू 1, क्लियर। इसके बाद में अगेन द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू,
तो लेट अस क्रॉस चेक। Fe मैंने लिख दिया, सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया 4 into 16, नाइट्रोजन है जो कि है 2, सो उसका लिख दिया 2 into 14, hydrogen is 8, so 8 into 1, that also have written. Now we are left with what? We are left with SO4 again, right? So यहाँ पे SO4 का क्या होगा? S is 32 plus 4 का मतलब क्या होगा? 4 into ऑक्सीजन, so 4 into 16, तो ये मैंने लिख दिया SO4, ओके। एंड देन लास्टली क्या करना है बच्चों? लास्टली 6H2O, so 6 into H2O is how much? 18, तो ये हो गया H2O का, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, ओके। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, एवरीथिंग इज सेम, ओके। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब वैसे ही करना है आपको, ओके। नाउ इसके बाद में आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर, एंड हियर द फाइनल आंसर इज हाउ मच? इट इज 392 ग्राम पर मोल, ओके। इट इज 392 ग्राम पर मोल, ओके। एंड नाउ वन मोर थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके पूछते हैं कि मैम ये मोहर सॉल्ट क्या है? मोहर सॉल्ट का मतलब ही है, इट इज व्हाट? इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, ओके। FeSO4 जो फॉर्मूला दिया है, इसी को हम कहते हैं मोहर सॉल्ट, ओके। दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3. Now let us quickly proceed ahead with the next question. Now the next question is based on the percentage composition of constituent elements. तो यहाँ पे अभी हमें पूछा क्या गया है बच्चों कि परसेंटेज निकालना है each and every element in the following compound. Okay? तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं. The first one is lead phosphate. अभी यहाँ पे lead phosphate में सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल मास, ठीक है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे टोटल मास, क्योंकि सबका जो भी कंपोनेंट का मुझे परसेंटेज निकालना है उसे हमें डिवाइड करना है बाय टोटल मास, तो इसीलिए सबसे पहले तो टोटल मास निकालते हैं. तो यहाँ पे Pb3 है एंड देन PO4 ट्वाइस. ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट वही है. एक Pb का कितना है 207, so 3 Pb will be 3 into 207 plus this 2 is for phosphorus as well as for oxygen. Okay, so how many phosphorus are there? 2 phosphorus, so this will be 2 into, okay, this will be 2 into how much? एक phosphorus है 31 plus this oxygen will be what? 4 into 2, so this will give me 8 into 1 oxygen is how much? It is 16, right? So this will be 8 into 16. ठीक है, तो ये मैंने सब लिख दिया. फाइनली आपको ये कैलकुलेट करना है एंड आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों? आपको टोटल मास ऑफ लेड फॉस्फेट यू विल बी गेटिंग इज 811. ओके, नाउ सिंपल इट इज, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द परसेंटेज कंपोजिशन. तो यहां पे सबसे पहले तो क्या कौन से एलिमेंट का परसेंटेज हमें निकालना है? हमें निकालना है लेड का, देन फॉस्फोरस का एंड देन ऑक्सीजन का, राइट? So let us now quickly proceed each and every element. Now the first one is lead phosphate में lead का percentage. So I'll write down here lead. Okay. Now Pb, यहाँ पे Pb3 दिया है, right? तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ढूंढना है कि कितना मास है Pb3 ना, तो कितना मास है? तो एक Pb is how much? It is 207. So 3 Pb will be what? 3 into 207, right? So 3 into 207, after you calculate, you will be getting some answer. So quickly take out your notebook and pen and start solving along with me. So this is 3 into 207, which is equal to 621. Okay? And total mass कितना है बच्चों? Total mass of lead phosphate, जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेट किया, it is 811 into 100. Okay, so after calculating everything, you will be getting the answer 76.5%. Okay, this is 76.5% of Pb. Clear? Now let us proceed ahead with potassium dichromate. Sorry, before potassium dichromate, lead का तो हमने ढूंढ लिया. lead के बाद में phosphorus भी ढूंढना है हमें. तो फॉस्फोरस का भी सेम इसी तरीके से आपको करना है. तो दिस इज
phosphorus is how much? 2 है, तो 2 into 1 phosphorus, so 2 into 1 phosphorus is 31. Okay, so 2 into 31 you are going to calculate, and then after that you are going to divide it. So 2 into 31 is how much? It is 62 upon total कितना है? Again 811 into 100, you will get the answer which is 7.6% of phosphorus. ठीक है, इसी तरीके से और एक हम लोग ढूंढेंगे, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का भी बाकी है, राइट? सो ऑक्सीजन कितने हैं टोटल ऑक्सीजन? इट इज 4 into 2, दैट इज 8, एंड एक ऑक्सीजन इज 16, राइट? एक ऑक्सीजन होता है 16. सो 8 into 16 विल गिव मी 128 divided by the total. The total is how much? Already we have calculated. It is 811. Okay, and then into 100 करना भूलना नहीं. तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 128 divided by 811, okay, into 100, which is equal to 15.7% of oxygen. So quickly you are going to solve along with me, क्योंकि सिर्फ देखते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है. You have to practice, you have to solve along with me. So whenever you are watching my videos, please take out your notebook as well as pencil or pen and try to solve along with me. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. The next one is now same इसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड देन इसी तरीके से सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. ओके, आपको सॉल्व करना है. तो चलो फटाफट देखते हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट तो कैसे हमने सॉल्व किया था? सबसे पहले तो टोटल मास, ओके, टोटल मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हमें ढूंढना है. ठीक है, तो कैसे ढूंढोगे? K2, हाउ मच इज K? ओके, 1K कितना दिया है? 39 इंटू 2 प्लस एक Cr कितना है? 52 इंटू अगेन 2 प्लस 7 इंटू एक ऑक्सीजन कितना है? 16. ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग you will be getting the answer. Now before me telling you the answer, I want you to quickly solve and tell me the answer. Okay, fatafat, I'm giving you 2 minutes. Quickly you solve and tell me the answer or write down in the comment box. Okay, now the answer is how much? It is 294. ठीक है, अभी यहाँ पे अगेन सेम. सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे पोटेशियम के लिए, दैट इज K. Okay, I'll write down here potassium. Now how much potassium is present? 2K है, राइट? 2K और एक K is how much? It is 39. Okay, so 39 into 2 divided by total you are going to do. So 39 into 2 is how much? It is 78 divided by 294 into 100. तो आपको मिलेगा आंसर फॉर पोटेशियम which is 26.5% of potassium. ठीक है, इसके बाद में the next one is for chromium. Okay, so chromium के लिए again एक chromium is how much? 1 chromium it is given 52, right? So 2 chromium it will be 104. Simple it is. Divided by total is how much? 294 again into 100. After solving everything you will be getting 35.3% of chromium. ठीक है, and इसी तरीके से last one that is oxygen you can calculate. So how much is oxygen over here? Same way total 7 oxygen दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे oxygen is equal to 7 into 1 oxygen is how much? It is 16. So 7 oxygen it will be 1, okay, 2. And then divided by total is how much? Total is 294 into 100. After calculating you will be getting the answer 38.1% oxygen. ठीक है, so see it is very simple. normal जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेस्ड ऑन परसेंटेज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, जो कि होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट. अभी इतना बड़ा नाम देख के टेंशन नहीं लेना है. यू नीड नॉट हैव टू वरी. ओके, द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल.
जो भी मैंने ट्रिक्स शेयर किए हैं, जो भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन किया है, सिंपली आपको उसी तरीके से फॉलो करना है. एवरीथिंग विल गो वेरी स्मूथ एंड यू विल बी गेटिंग दी करेक्ट आंसर. तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं. मैक्रोस कॉस्मिक सॉल्ट कैसे ढूंढना है. तो सबसे पहले तो स्टार्ट कैसे करना है, टोटल मास. ओके, टोटल मास. तो क्या क्या दिया गया है हमें, सोडियम दिया है, तो सोडियम का है 23 प्लस नाइट्रोजन है 14 प्लस हाइड्रोजन इज टोटल कितने हाइड्रोजन है, ये 4 और ये H, तो टोटल 5 हाइड्रोजन है, राइट. तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस फॉस्फोरस का कितना है, फॉस्फोरस का इज 31 प्लस एंड देन ऑक्सीजन टोटल कितना है, फॉरगेट अबाउट दिस H2O, ये H2O को हम सेपरेटली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो ऑक्सीजन कितना है 4, सो 4 इंटू 16. ओके, एंड देन लास्टली क्या करना है, एक वाटर का कितना होता है बच्चों, इट इज 18, सो 4 इंटू 18. कैलकुलेट एवरीथिंग एंड देन यू विल गेट द आंसर. द आंसर हियर इज टोटल मास इज 209. ठीक है, अभी इसके बाद में फटाफट परसेंटेजेस ढूंढना है. तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ Na. तो परसेंटेज ऑफ Na के लिए Na का आपको लिखना है एटॉमिक मास, और Na एक ही है, राइट. तो मैं डायरेक्टली 23 लिखूंगी अपॉन 209 इंटू 100. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. सो आंसर है 11.0 Na. ठीक है, इसके बाद में है द नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ nitrogen. तो percentage of nitrogen, again only one nitrogen is there, so I'll put 14 divided by 209 into 100. तो आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों, it is 6.7% of nitrogen. ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे टोटल आपको ढूंढना है, राइट. तो यहाँ पे 4 5 एंड देन यहाँ पे 4 2 8. ठीक है, तो 5 प्लस 8, ओके, दिस इज 13. बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग और दे गेट कंफ्यूज कि मैम ये 13 कहां से आया, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 4 ही है या 5 ही है. तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में बच्चों टोटल हाइड्रोजन कितने हैं आपको सारे के सारे ऐड करना है. ठीक है, एंड तब जाके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये पूरे मॉलिक्यूल में या पूरे कंपाउंड में कितना है उसका आंसर मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये होगा 13 डिवाइडेड बाय 209 इनटू अगेन 100. तो फाइनली आंसर मिलेगा 6.2% ऑफ हाइड्रोजन. ओके, एंड देन द लास्ट वन इज लेफ्ट इज फॉस्फोरस. सो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 31 अपॉन, क्योंकि एक ही फॉस्फोरस है, into 100, and this I will be getting 14.8% phosphorus. ठीक है, and then one more is left, percentage of oxygen, it is equal to कितने ऑक्सीजन है टोटल, this is 4 प्लस, और यहाँ पे 4 है, राइट. सो टोटल कितने हैं हमारे पास में, 4 प्लस 4 दैट इज 8 ऑक्सीजन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 8 इंटू 16 जो कि होता है 128 upon 209 into 100. Finally, you will be getting 61.2% of oxygen. तो अगर आप देखने जाओगे क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि नाम से इतना बड़ा नाम है तो बच्चे डर जाते, बट एक्चुअल में अगर आप सोल्यूशन देखोगे बच्चों तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है. ओके, एंड प्लस कैलकुलेशन भी बहुत इजी है इसमें. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रीन विट्रोइल crystals they are asking. Okay, the formula is also given to us. Also find out the mass of iron and the water of crystallization in 4.54 kg of crystals. तो अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. दिया क्या गया है बच्चों, हमें ढूंढना है परसेंटेज कंपोजिशन. किसका ढूंढना है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब सेम कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट का हमें परसेंटेज ढूंढना है, जो कि अभी हमने किया ना, उसी को
आपको रिपीट करना है या वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। किसका ढूंढना है हमें, किसमें, विट्रॉइल, ग्रीन विट्रॉइल क्रिस्टल, जिसका फॉर्मूला ब्रैकेट में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट क्या किया था, टोटल मास, तो उसी को हम फॉलो करेंगे, राइट। तो टोटल मास इज इक्वल टू FeSO4 का मुझे ढूंढना है एंड 7H2O, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। Fe इज हाउ मच, Fe इज ऑलरेडी गिवन टू अस, यहां पे दिख रहा है आपको, एटॉमिक मास 56 प्लस सल्फर इज 32, एक ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, एक ऑक्सीजन इज 16, सो टोटल 4 ऑक्सीजन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बन गया FeSO4। देन इसके बाद में है 7 into H2O, that is 18. After calculating everything, you will be getting the answer. Now, before me telling you the answer, फटाफट I want you to solve फटाफट एंड टेल मी कि आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों, इट इज 278, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर दिस करना क्या है आपको पता है, सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ Fe ढूंढेंगे हम। तो एक Fe कितना है यहाँ पे दिया गया है, इट इज 56 अपॉन 278 इंटू 100 करो तो मिलेगा आंसर 20.14% of Fe. The next one is percent of sulfur, तो 32 क्योंकि एक ही सल्फर है, अपॉन 278 इंटू 100, आंसर मिलने वाला है 11.51% of sulfur. Okay, please don't simply copy the answers. I want you to solve along with me. Just pause the video, कैलकुलेशन पार्ट खुद से करने की कोशिश करो। अगर कुछ डिफिकल्टी है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विथ मोर एंड मोर इजियर सोल्यूशन, ठीक है। बट खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, द नेक्स्ट वन इज सल्फर के बाद में ऑक्सीजन है हमारे पास में, तो परसेंटेज ऑफ या हाइड्रोजन निकालते हैं। हाइड्रोजन इज हाउ मच, 14 है टोटल, 278 into 100, this is equal to 5.04% of hydrogen. And then the last one is oxygen. So oxygen total कितने ऑक्सीजन है बच्चों, it is 7 oxygen, sorry not 7 oxygen, 7 plus 4, right? So यहाँ पे total है 11 into 16 we are going to do, ठीक है। तो ये हो गया 176 upon 278 into 100, और ये मिलने वाला है हमें 63.30% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी इसके साथ में और भी एक क्वेश्चन आगे दिया गया है, ठीक है। हमने तो ढूंढ लिया अभी परसेंटेज कंपोजिशन, आगे दिया है ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ आयन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन दिस मेनी ग्राम ऑफ क्रिस्टल। अभी इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी यहां पे सॉल्व करने के लिए 1 सेकेंड, आई जस्ट एड वन मोर शीट, ओके। तो यहां पे सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए, आई जस्ट इरेज आउट दिस थिंग, ओके। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है बच्चों कि 278, हमें पता है कि 278 ग्राम ऑफ ग्रीन विट्रॉइल जो दिया गया है हमें, ठीक है, ग्रीन विट्रॉइल, इसके पास में टोटल कितने Fe है, टोटल कितना आयन है। सो पूरे स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं एक ही Fe है, एक ही आयन, मतलब 278 ग्राम में 56 ग्राम ऑफ Fe इज प्रेजेंट, इजंट इट, ओके। तो हमें पूछा क्या गया है कि 4.54 kg ऑफ क्रिस्टल में कितना मास ऑफ आयन होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये ग्राम में दिया गया है और ये हमें केजी में दिया है, तो 4.54 kg को आपको सबसे पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करना है। हाउ मच यू विल बी गेटिंग, इट विल बी 4.54 into 10 to the power 3, ठीक है। तो दिस इज इन ग्राम। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि 278 में 56 ग्राम ऑफ Fe है, तो 4.54 into 10 to the power 3 में कितना Fe होगा। तो सिंपल नॉर्मल मैथ्स है बच्चों, वेरी सिंपल इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है, 56 into
4.54 into 10 to the power 3 divided by 278. Okay, so see, it is very simple. So after calculating everything, you will be getting the answer that is equal to 915 gram. This is the answer in gram. अभी इसी चीज को अगर केजी में ढूंढना है आपको, तो डिवाइड बाय 1000 करो. तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो क्या मिलने वाला है? यू विल बी गेटिंग 0.915 केजी. ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट करो या तो केजी में कन्वर्ट करो, बोथ आर करेक्ट. ओके, डिपेंडिंग की क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है. यहाँ पे केजी ऑफ क्रिस्टल दिया है, तो इसीलिए मैंने एफई को भी केजी में फाइंड आउट किया है, जो कि आंसर है 0.915. ओके, आगे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अभी ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स व्हाट. यहाँ पे अगेन द सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू. ओके, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आई एम गोइंग टू फाइंड आउट फॉर वाटर. ठीक है, तो यहां पे अगेन द सेम थिंग, 278 ग्राम ऑफ ग्रीन विट्रॉयल. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया है फॉर एफई, एग्जैक्टली सेम वे वाटर के लिए हम निकालेंगे. तो अगर 278 ग्राम ऑफ ग्रीन विट्रॉयल है तो वाटर कितना प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पे ध्यान से आप देखो, दिस इज टोटल वाटर इज 7H2O, राइट. सो 7 into 18 you are going to do, that will be 7 into 18, that is equal to 126 gram of water. ठीक है, अभी यहाँ पे 4.54 kg, जैसे कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, राइट. सो 4.54 kg को ग्राम में करो, क्योंकि ये भी तो ग्राम में है, तो दिस इज 10 to the power 3 ग्राम. इसमें इतना ग्रीन विट्रॉयल में कितना वाटर प्रेजेंट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? दिस इज 7 into 18 विच इज 126. तो ये 126 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग 4.54 into 10 to the power 3 divided by this entire thing 278. तो आंसर मिलेगा 2058 ग्राम. और you can also write it down as kg. तो simply divided by 1000. तो 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलने वाला है 2.058 kg. Okay, so see, it is very simple. Only thing is you need to understand the basic concept. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. The next question is, red color of blood is due to a compound called hemoglobin. It contains 0.335% of iron. 4 atoms of iron are present in one molecule of hemoglobin. What is its molecular weight? Now again, this is very simple. Okay, question देख के ही डरना नहीं है बच्चों. Try to understand the question and then try to analyze which formula and how to proceed with. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि रेड कलर ऑफ द ब्लड जो कि होता है वो किसके कारण होता है? अ कंपाउंड कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. एंड हीमोग्लोबिन में 0.335% ऑफ आयरन इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे 0.335% ऑफ आयरन का मतलब क्या होगा कि 0.335 ग्राम ऑफ आयरन, okay, this much gram of iron is present in 100 gram of hemoglobin. ठीक है, क्यों यहाँ पे मैंने 100 कंसिडर किया है? क्योंकि परसेंट क्या होता है बच्चों? अभी 9% दिया है, तो हमें क्या कंसिडर करना है? 9 ऑफ समथिंग, ओके, इन 100 ग्राम. ओके, 9 ग्राम ऑफ एनी कंपोनेंट इन 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है ना 100 में. सेम वे 18% बोला तो इट विल बी 18 ग्राम ऑफ एनी कंपोनेंट इन 100 ग्राम. ओके, तो ये ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अभी फर्स्ट कंसेप्ट तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे स्टार्ट करना है. तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसी को हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या बोला है कि 4 atoms of iron are present in one molecule of hemoglobin.
एक हीमोग्लोबिन में 4 एटम्स ऑफ आयरन है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 4 इंटू 55.84, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ आयरन दिया गया है, ठीक है। तो नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में 56 दिया है या 55.84 दिया है, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आप यूज करो, ठीक है। तो आपको बाय हार्ट नहीं करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ आयरन मींस 4 इंटू 55.84 ग्राम ऑफ आयरन, ओके, इट इज प्रेजेंट of iron is present in 100 gram of hemoglobin. ओके, सो यहां पे हमें पूछा क्या गया है कि व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 100 इंटू, ओके, आई विल राइट डाउन योर एवरीथिंग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 0.335 100 ग्राम है, ठीक है। तो 4 इंटू 55.84 इज हाउ मच, दिस वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। सो दिस मच ग्राम ऑफ आयरन, ओके, इज प्रेजेंट। सो आंसर क्या आने वाला है, दिस इज 4 इंटू 55.84 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.335 एंड फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें, द फाइनल आंसर ओवर हियर इज 666, okay, 74.6. This is the final answer, and then the unit will be what, the unit is gram per mole, okay, it will be what, gram per mole. Clear? So this is the entire thing related to question number G. The next one is now H, question number H. Now the question says that a substance on analysis gave the following percent composition, okay, कुछ information दिया गया है and we need to calculate the empirical formula. Now comes the actual topic or the heart of the chapter, that is empirical formula and molecular formula, which is very very important, plus most of the students they get confused. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे बच्चों तो पूरा पैराग्राफ में दिया गया है, तो सिंपल आपको एक ही सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्म में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा टेबल आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो ऐसा टेबल बनाओ। फर्स्ट कॉलम में क्या आपको लिखना है, एलिमेंट, सेकंड में परसेंटेज कंपोजिशन, याद कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया रहेगा। एटॉमिक मास आपको लिखना है, एटॉमिक रेशियो लिखना है एंड सिंपलेस्ट रेशियो। अभी ये क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड, क्योंकि एंड में मैंने पूरा चैप्टर का एक समरी, एक फॉर्मूला शीट मैंने अपलोड किया है, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन, Na दिया है, ओके, देन कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखो बच्चों, सबसे पहले आपको जो भी परसेंटेज दिया गया है उसका आपको क्या करना है, टोटल सम करना है, ठीक है। एडिशन करना है सारे परसेंट को। अगर परसेंट का सम 100 नहीं मिल रहा है, ठीक है, सब ऐड करना है, 100 नहीं मिल रहा है, तो जो भी कुछ बैलेंस है, जो भी कुछ पेंडिंग है ना, तो दैट विल बी ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो आई विल जस्ट क्विकली एड अप एवरीथिंग। दिस इज 45.3, this is 10, okay, then again 10, then 4 5 6 and then 4, this is 10, so total 100 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया है तो यू नीड नॉट हैव टू वरी। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं है तो सारे परसेंट को पहले ऐड करके देखो, ठीक है, एंड जो भी कुछ बचा कुचा है दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ओके। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द टैबुलर फॉर्म, कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो कौन से एलिमेंट दिए गए हैं,
नाउ फॉर द क्वेश्चन यू कैन कीप द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ यू। ओके, तो सोडियम दिया गया है हमें, देन उसके बाद में हमें दिया है कार्बन और हमें दिया गया है ऑक्सीजन। परसेंटेज कंपोजिशन भी दिया है क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो सोडियम कितना है बच्चों, इट इज 43.4, देन कार्बन इज 11.3, ऑक्सीजन इज 45.3। ओके, इसके बाद में एटॉमिक मास हमें निकालना है, ठीक है, तो निकालना नहीं है, आई मीन एटॉमिक मास लिखना है। तो एटॉमिक मास अगेन क्वेश्चन में दिया गया है, सोडियम का होता है 23, कार्बन तो वी नो इट इज 12, ऑक्सीजन तो अब तक सबको पता चल गया है कि ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। अभी एटॉमिक रेशियो क्या होगा बच्चों, एटॉमिक रेशियो आपको ये जो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम है उसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड करना है। मतलब 43.4 डिवाइडेड बाय 23, यहां पे होगा 11.3 डिवाइड बाय 12, 45.3 डिवाइड बाय 16। Okay, now it is again very simple, so I'm giving you some time, quickly pause the video, try to solve it on your own, so please solve it on your own। the division simple division है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, दिस इज 1.88, सेकेंड वाले में 0.942, the third one is 2.83। okay, the third one is what, 2.83। अभी इसमें करना क्या है, एटॉमिक रेशियो में ना आपको देखना है कि सारे वैल्यूज में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट है 0.942। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट इसका है, इट इज 0.942। इसका मतलब जो भी बाकी के वैल्यूज है सबको आपको 0.942 से डिवाइड करना है, उसी को हम कहेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब ये 1.88 मैं फिर से लिखूंगी यहाँ पे, ओके, आई विल राइट डाउन 1.88, देन डिवाइडेड बाय लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, 0.942। अगेन ये 0.942 यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे एंड उसी से डिवाइड करेंगे द सेम नंबर। ओके, देन 2.83 डिवाइडेड बाय 0.942। Okay, now quickly just find out the answers, 1.88 divide by 0.942। तो आंसर कितना मिलने वाला है मुझे यहाँ पे, द आंसर इज 1.995। ओके, अब इसका करना क्या है वो भी मैं बता रही हूँ। ओके, इसके बाद में द सेकेंड वन इज 0.942 अपॉन 942, इट इज इक्वल टू 1। इसके बाद में है 2.83 डिवाइडेड बाय 0.942 एंड आंसर क्या है यहाँ पे, इट इज 3.00। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, पहले वाले को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिंपली पहले वाले को मुझे राउंड अप करना है। 1.99 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इट इज इक्वल टू व्हाट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ओनली, राइट। अभी ये सारे के सारे वैल्यूज मुझे मिल गए हैं, तो मुझे फाइनली एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगा, Na कितना है, Na का सिंपलेस्ट रेशियो इज 2, सो मैं यहाँ पे डालूंगी 2। कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो इज कार्बन, ओके 1, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन रहेगा। और ऑक्सीजन का कितना है 3, तो ये हो गया O3। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, Na2CO3। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल है अगर आप टैबुलर फॉर्म में लिखोगे तो चलो फटाफट आगे सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट वन, एज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ अ मेटल M टू बी 56। हमें दिया नहीं है कि कौन सा मेटल है, बट एटॉमिक वेट क्या है ये मेटल का 56। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, मेटल एंड ऑक्सीजन, कब जाके मेटल ऑक्साइड मिलेगा, राइट। तो हमें क्या ढूंढना है कि मेटल ऑक्साइड है ना, ओके, जिसमें 70% ऑफ M है, इसमें 70% M है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अगेन द वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसी को हम यूज करके क्विकली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एलिमेंट कौन से दिए हैं, मेटल बोला है ना, तो मेटल M बोला है तो एज इट इज M लिखेंगे। एंड देन ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट होगा, राइट। परसेंटेज कितना दिया है मेटल का 70, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, मैंने ऑलरेडी कहा
100 माइनस 70 करो, इट विल बी 30. ओके. एटॉमिक मास ऑफ मेटल जो कि हमें दिया गया है 56, ऑक्सीजन का होता है 16. एटॉमिक रेशियो 56 डिवाइड बाय 16, यहाँ पे sorry not 56 divided by 16, this will be percentage 70 divided by 56. Okay, this divide by this, so you are going to divide this too, then 30 divided by 16. तो आंसर क्या मिलने वाला है यहाँ पे 70 अपॉन 56 है 1.25, 30 अपॉन 16 है 1.875. ठीक है. एंड देन फाइनली सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है. सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे स्मॉलर इज दिस वन, राइट. तो जैसे कि ये स्मॉलर है, सो आई एम गोइंग टू सिंपली डिवाइड इट विद द अदर. सो 1.25 डिवाइड बाय 1.25, जो कि आंसर मिलेगा मुझे 1. यहाँ पे 1.875 को 1.25 से मैं डिवाइड करूंगी, तो आंसर मिलने वाला है मुझे यहाँ पे. क्विकली यू कैन फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि सिर्फ आपको कॉपी नहीं करना है बच्चों. ठीक है. तो इसका आंसर है 1.5. ओके. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा डेसिमल पॉइंट में नहीं रखना है. ओके. द रेशियो यू आर गोइंग टू सिंपली राउंड इट अप. तो यहाँ पे 1 को तो एज इट इज लिखेंगे. ये 1.5 है. अगर ये कुछ मिडिल में आता है 1.5, 2.5 या 3.5, तो उसे मैं राउंड अप करके यहाँ पे क्या करूंगी मल्टीप्लाई विथ 2, यू विल गेट द आंसर एज 2. ओके. अगर 3.5 होता तो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई विथ 2. तो अगर पॉइंट में है एंड 0.5 में है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 सो दैट यू गेट द आंसर. ओके. एंड देन फाइनली यहाँ पे द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज m. m is how much 1 and oxygen is how much 2. So this is the empirical formula. Okay. Now इसके आगे so sorry 1.5 into 2 दिया है ना, so this will be, I'm so sorry, this is 3, so this will be 3. Clear. And then यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो ये यहाँ पे हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला M2O3. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.00 ओके ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन्स. तो सब इंफॉर्मेशन हमें दिया है, तो फटाफट हमें ढूंढना क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो चलो सेम मेथड आपको फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले तो क्या क्या एलिमेंट दिया है हमें दिया गया है आयन जो कि है Fe, सल्फर, ऑक्सीजन. ठीक है. एंड देन दिस मच ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब H2O भी दिया है. ठीक है. तो चलो फटाफट लिखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगी Fe, सल्फर, ऑक्सीजन, H2O. परसेंटेजेस दिए हैं विच इज 0.2014, यहाँ पे 0.1153, 0.2301 and 0.4532. Okay. Keep your textbook along with you so that you can just look into the question. तो ये सारे के सारे क्या दिए हैं हमें ग्राम ऑफ सल्फर. ओके. देन परसेंटेज, दीज आर द ग्राम जो दिया है ना बच्चों, उसी को आपको परसेंटेज कंसिडर करना है. ठीक है. क्योंकि 1 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम में 0.2014, तो दैट इज नथिंग बट दिस मच परसेंटेज इज प्रेजेंट. ओके. इन 100 ग्राम, लाइक दिस वी कैन कंसिडर. ओके. सो सिंपली शॉर्टकट आपको याद रखना है, जो भी ग्राम में दिया है उसी को परसेंटेज में लिखना है. ठीक है. नाउ एटॉमिक मासेस तो हमें पता है, तो 0.2015 divided by 56, this is 153 divided by this is 32, then 0.2301 divided by this is 16, then 0.4532 डिवाइडेड बाय H2O कितना होता है 18. ठीक है. तो फटाफट यहाँ पे आंसर लिख रही हूं मैं. तो दिस इज 0.0036, दिस विल बी 0.0036, दिस इज 0. ओके. या दी एटॉमिक मासेस के कॉलम में मैंने डिवीजन दिखा दी है. ओके. आई होप आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे एटॉमिक रेशियो का आंसर है 0.0036. दिस इज इक्वल टू 0.0036. This is equal to 0.1438.
और इसका आंसर मिलेगा 0.02521। अगेन यहाँ पे सिंपलेस्ट कौन सा है, तो सिंपलेस्ट है 0.0036 जो कि 2 बार है। तो इसी को आप डिवाइड करोगे 0.0036 डिवाइड बाय द सेम नंबर, सो आई विल गेट आंसर 1। सेम यहाँ पे भी आंसर 1, यहाँ पे 0.01438 डिवाइडेड बाय 0.0036। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 0.01438 डिवाइडेड बाय 0.0036। तो आंसर है, ठीक है, दिस द आंसर इज 3. I'll write down here 3.99 which is approximately equal to 4, ठीक है। और H2O का कितना आ रहा है बच्चों, दिस इज 0.02521 डिवाइडेड बाय ओके 0.0036। तो इसका आंसर मिलेगा मुझे ओके 0.02521 डिवाइडेड बाय 0.0036। तो आंसर है 7.00 which is approximately equal to 7, ठीक है। तो यहाँ पे Fe है 1, सल्फर है 1, देन ऑक्सीजन है 4 एंड H2O है 7। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा बच्चों, दिस इज Fe1, देन S is 1, ऑक्सीजन इज 4, तो FeSO4 एंड H2O कितना है 7, सो आई विल राइट इट डाउन लाइक दिस 7H2O। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों। स्टिल कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ डिफिकल्टी है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो which topic you want me to cover, that also you can write down in the comment box so that मैं one shot बाकी सारे chapters पे मैं cover करूं जो भी आपको difficulty लगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। The next one is an organic compound containing oxygen, hydrogen, okay, and then again the information is given to us और finally हमें ढूंढना क्या है, molecular formula। यहां पे अभी थोड़ा बहुत अलग कुछ पूछा गया है, ठीक है। यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। तो कंसेप्ट वही है बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला तक आई होप आपको सबको पता चल गया है कि एम्पिरिकल कैसे ढूंढना है, ठीक है। अभी वहां तक सेम है और उसके बाद में एडिशनल और 2 फॉर्मूलेज आपको समझना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, एम्पिरिकल ढूंढते हैं एंड देन मॉलिक्यूलर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में दिया है सब मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख रही हूं। सबसे पहले तो हमें दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेजेस 20, 6.7, 46.67, 26.63, ठीक है। एंड इसके बाद में हमें दिया क्या गया है, एटॉमिक मास दिया है। तो एटॉमिक मास इज हाउ मच, सॉरी एटॉमिक दिया है, एटॉमिक मास इज हाउ मच, इट इज 12, ओके। एंड इसके बाद में या ऑक्सीजन का कैसे ढूंढना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है बच्चों आपको, ठीक है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैम ने ऑक्सीजन कहां से लिखा है। मैंने क्या कहा था, सारे के सारे सबको परसेंटेजेस को ऐड करो, तो 20 प्लस 6.7 प्लस 46.67 ये कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, राइट। अगर 100 नहीं आता है तो जो भी फाइनली बचा है ना वही क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो दिस विल बी 100 माइनस ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो 100 माइनस this is how much, this entire thing when you add up and then subtract it you will be getting 26.63। तो ये होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज, ठीक है। तो ये स्टेप लिखना भूलना नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द एटॉमिक मासेस, दिस इज 1, दिस थिंग इज 14, ये होगा 16। फटाफट अभी ये दोनों को डिवाइड करोगे तो मैं एटॉमिक रेशियो डायरेक्टली लिख रही हूं। तो दिस इज 1.66, 6.7, ये होगा 3.33, 26.63 डिवाइड बाय 16, दिस इज 1.66, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो सिंपल है, जो भी लोवेस्ट वैल्यू है, कौन सा लोवेस्ट वैल्यू है, ये 1.66 और 1.66, ठीक है। तो इसे हमें क्या करेंगे हम लोग, 1.66 डिवाइड बाय द सेम नंबर, दिस इज 1, ठीक है। 6.7 डिवाइड बाय 1.66,
you will be getting somewhere around 4. ठीक है, मैंने कहा था राउंड अप करना है, अगर एग्जैक्टली 0.5 में है तो मल्टीप्लाई करना है आपको सबको 2 से. ठीक है, तो यहाँ पे 3.33 डिवाइडेड बाय 1.66, सो द आंसर इज 2.0. एंड देन फाइनली इसको सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा. तो नाउ सी, वेरी सिंपल. अभी यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1. ठीक है, अभी इसके बाद में क्या करना है बच्चों, इसके बाद में हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें कंसेप्ट क्या ये अप्लाई करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू molecular formula is equal to n into empirical formula. ठीक है, this is the formula that you are going to remember, n into empirical formula. अभी ये n क्या होता है, n कहां से मिलेगा, तो n is nothing but empirical, sorry, this will be equal to molecular mass upon empirical formula mass. ठीक है, अभी मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है जो कि है 60. ठीक है, तो यहां पे मिलेगा मुझे 60 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिला है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला है CH4N2O. तो सबके एटॉमिक मासेस आप एड अप करो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 4 क्योंकि एक का होता है 1, नाइट्रोजन इज एक का 14 तो 2 का कितना होगा 28 प्लस 1 ऑक्सीजन इज 16. When you add up everything, I will be getting the answer 60. मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहां से मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से. सिंपली एटॉमिक मासेस आपको ऐड करना है एंड आंसर मिला है 60. तो 60 डिवाइड बाय 60 इज हाउ मच, इट इज 1. तो n का वैल्यू है यहाँ पे 1. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n into empirical formula, that is 1 into CH4N2O, जो कि मुझे सेम ही मिलने वाला है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम ही है. ओके, बट रिमेंबर हमेशा सेम नहीं रहेगा, इट डिपेंड्स कि n का वैल्यू क्या आया है. अगर n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे C2H4N4 देन O2, मतलब सबको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेजेस. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है ऑक्सीजन है क्या, यस डेफिनेटली ऑक्सीजन है, मतलब सबका परसेंटेज का सम क्या होगा 100 होगा ही, राइट. अभी आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो चलो फटाफट एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूं. सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन परसेंटेजेस हमें दिए गए हैं 36.36, 54.55. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेम वैल्यूज दिए हैं. एटॉमिक मासेस इज 1, 16 एंड देन 12. डिवाइड दिस टू, ओके यू आर गोइंग टू डिवाइड, सो आई विल गेट 9.09. ये क्या मिलेगा 2.27, 4.545. which is the lowest one, the lowest is this, so we are going to divide 9.09 divide by 2.27, this is equal to 4. okay, approximately equal to 4 होगा. ये 2.27 divided by the same number is equal to 1. 4.545 divided by 2.727 is equal to how much, this is equal to approximately this will be equal to 2. ठीक है, and then empirical formula क्या मिलेगा, this will be carbon, okay कितना है कार्बन 2, then we have hydrogen which is 4, oxygen which is 1. okay, ये बन गया हमारा
एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके बाद में हमें ढूंढना क्या है बच्चों, हमें ढूंढना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहां पे n सबसे पहले कैसे ढूंढेंगे, मॉलिक्यूलर या मोलार मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला था, इट इज C2H4 एंड O। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कितना रहेगा, कार्बन 2 है तो एक कार्बन का 12, सो 2 कार्बन का कितना होगा 24 प्लस 4 प्लस 60। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 88 दिया गया है हमें, तो यहाँ पे दिस इज 88 डिवाइड हो गया 44, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 22। ओके, सो वी आर गेटिंग n वैल्यू इज इक्वल टू 2। इसके बाद में क्या करना है बच्चों, इसके बाद में सिर्फ हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसमें करना क्या है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इज हाउ मच, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C2H4 एंड O ना, तो ये 2 है इंटू C2H4O, तो ये क्या मिलेगा मुझे, दिस विल बी C4H8 एंड O2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, एंड आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो विच टॉपिक यू वांट मी टू कवर, वो भी जरूर कमेंट में लिखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज carbohydrates are the compounds containing only carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, when heated in the absence of air, these compounds decompose to form carbon and water if 310। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो इसे ब्रेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे क्या दिया गया है कि when heated in the absence of air, these compound decompose, okay, it get decomposed to carbon and water। okay, if 310 gram of carbohydrate, okay, this is the gram of carbohydrate जिसमें कि CHO होगा ना, ठीक है, leave a residue of 1 to 4 gram of carbon, मतलब 1 to 4 gram of carbon on heating in the absence of air। मतलब ये इतना अगर मैं कार्बोहाइड्रेट 310 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हीट करूं, ओके, रिमेंबर दिस इज नॉट द कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल फॉर्मूला, ये तो सिर्फ मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, दिस इज नॉट द एम्पिरिकल, सॉरी, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है कैसे आपको लिखना है। तो 310 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को अगर मैंने हीट किया तो इट विल लीव 1 to 4 ग्राम ऑफ कार्बन। सो दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कार्बन। तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगेन द कंसेप्ट इज व्हाट, द कंसेप्ट इज द सेम ओनली। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दिया क्या गया है कि 310 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट contains, okay, yeah, it gives 310 gram of carbohydrate leaves 124 gram, okay, it leaves it 124 gram of carbon। मतलब इसमें से इतना कार्बन निकल गया है, तो बचा क्या है, बचा वाटर है, राइट। सो remaining is water, and कितना water is left now, 310 minus 124, so I will be getting 186, right। now atomic ratio कैसे निकालोगे इसका,
इसका एटॉमिक रेशियो मतलब कार्बन का एटॉमिक रेशियो, सबसे पहले तो कितना मास दिया गया है, 124 इज फॉर्म्ड, राइट? सो 124 डिवाइड बाय 12, ठीक है? तो यहाँ पे फटाफट आंसर निकालो, 124 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 10.33। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे एटॉमिक रेशियो फॉर हाइड्रोजन, जो कि होगा अगेन 124, सॉरी नॉट 124, हाउ मच इट इज हाइड्रोजन का 186 डिवाइडेड बाय 18, एंड दिस इज नॉट हाइड्रोजन, दिस इज H2O, ठीक है? क्योंकि वाटर का हमें ढूंढना है ना, ठीक है? तो ये डिवाइड करने के बाद 186 डिवाइडेड बाय 18, अगेन आई एम गेटिंग द आंसर 10.33, मतलब कार्बन एंड वाटर का मुझे सेम रेशियो मिल रहा है, इजंट इट? तो रेशियो यहाँ पे सेम है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे मैं दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकाल सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 1:1, ओके? दैट विल बी व्हाट, कार्बन एंड H2O, इसका रेशियो होगा 1:1, क्लियर? मतलब 1 carbon and 1 molecule of H2O is present. So basically empirical formula क्या होने वाला है इसका? This will be empirical formula will be equal to CH2O. Clear? So this is what? This is the empirical formula of the carbohydrate which is asked to us in the question, which will be CH2O. ठीक है? तो again very simple this question was. Now let us proceed ahead with the next one. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी ये स्टोइकियोमेट्रिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है? What weight of calcium oxide will be formed on heating 19.3 ग्राम of calcium carbonate? अभी यहाँ पे हमें पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो पहले, कि what weight of calcium oxide will be formed, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हमें फॉर्म करना है, कब फॉर्म होगा ये कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन आई एम हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, सो CaCO3 जब मैं हीट करूंगी तो मुझे मिलने वाला है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में कुछ और भी बनेगा बच्चों, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, राइट? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कैल्शियम 1, देन ऑक्सीजन 1, मतलब कार्बन और 2 ऑक्सीजन बाकी है, which will be combining to form CO2. So this is the final reaction. So calcium carbonate on heating will be giving us calcium oxide and carbon dioxide. अभी यहाँ पे पूछा गया है what weight of calcium oxide will be formed, मतलब इसका मुझे मास ढूंढना है, ठीक है? एंड दिया क्या गया है कि 19.3, okay, this is 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वी आर यूजिंग. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है? तो वहां पे करना क्या है, सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है. कैल्शियम इज हाउ मच, कैल्शियम इज 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो मुझे आंसर मिलने क्या वाला है बच्चों, दिस विल बी 100 ग्राम, ठीक है? 100 ग्राम. एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मुझे आंसर कितना है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 40 प्लस ऑक्सीजन इज हाउ मच, इट इज 16, सो दिस विल बी इक्वल टू 56 ग्राम. मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं यूज करूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इजंट इट? तो सेम वे अगर मैंने 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है, ठीक है, 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मुझे कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई यू आर गोइंग टू डू, सिंपल. सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 19.3 into 56 divided by 100, and then the answer is 10.8 gram of calcium oxide. This is the final answer. Okay, so again it is very simple. Let us now proceed ahead with the last question of the chapter. The hourly energy requirements of an astronaut can be satisfied by the energy released when 34 gram of sucrose are burned in his body. मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, तो उसका आर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट इट कैन बी सेटिस्फाइड. तो कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है? सिंपली बाय द एनर्जी रिलीज्ड
when 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज बर्न्ड इन हिज बॉडी। एंड यहां पे हमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू बी कैरिड इन स्पेस कैप्सूल टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, मतलब कितना ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ओके, फॉर 1 day दे आर आस्किंग अस। अगेन द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आरली एनर्जी, अभी ब्रेक करते हैं ये पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, आरली एनर्जी मतलब 1 आर के बारे में बोला है। देन क्या बोला गया है कि 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज, उसे यहां पे 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज नीडेड, ओके, इतना सुक्रोज चाहिए, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि पर डे में, ठीक है, फॉर 1 day इफ आई नीड टू कैलकुलेट, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मुझे 1 day में पूछा है ना, सो फॉर 1 day दैट मीन्स 24 आवर्स के लिए कितना सुक्रोज इज नीडेड, ओके। सो दिस विल बी 24, 1 hour के लिए 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज नीडेड। सो 24 hour मीन्स 24 into 34, that is 816 gram of sucrose is needed. Clear? Okay. Now after this again we need to what? We need to find out now basically कि ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखना है, राइट, कि रिएक्शन होने क्या वाला है। एंड सुक्रोज क्या होता है बच्चों, सुक्रोज इज नथिंग बट इट इज C12, ओके, H22 O11. This is the formula for sucrose, C12H22O11. Now I'll just explain you how to write down the reaction. So C12H22O11. Now what they are saying is how many gram of oxygen would be needed, okay, to be carried out. अभी यहाँ पे burnt in his body बोला है sucrose, तो burnt का मतलब क्या है, we are going to carry out the combustion reaction, और कंबर्शन में यू आर गोइंग टू एड अप ऑक्सीजन, एंड हमेशा बच्चों क्या निकलने वाला है, CO2 एंड H2O। सो बेसिकली सुक्रोज का हमने क्या किया है, कंबर्शन, सुक्रोज को हमने बर्न किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, दिस विल बी गिवन आउट। नाउ लास्टली यू आर गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन। बैलेंसिंग अगेन इट इज वेरी सिंपल, एज आई सेड इट इज बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे C12 है, यहाँ पे 1 कार्बन, सो मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगी 12, राइट। हाइड्रोजन 22 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मुझे 11 डालना है। देन ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन योर इज 11, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कितना है, दिस इज 2, ओके, सो दिस विल बी 13, क्लियर। एंड देन ओवर हियर वी हैव 12 2s are 24 plus this is how much, this is 11, so this is equal to 35, ठीक है। तो यहाँ पे 13 है and then on the other side we have 35, तो बैलेंस करना है मुझे, तो और कितना एडिशनल यहाँ पे चाहिए, तो just subtract this, you will be getting 2 then 1, मतलब we want here, we want 12 more, right, so यहाँ पे हम 12 डाल देंगे, क्लियर। अगर आपको फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है तो how you are going to just look into how you are going to calculate oxygen. This is 12 2s are 24 and plus 11, this is equal to 35. यहाँ पे 12 2s are 24 plus 11, this is equal to 35, ठीक है। So now understood how to balance the reaction, because only and only if you have balanced it, then only we can proceed ahead, okay। Now this is how much, the sucrose is how much, 342। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कितना ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन हमें लगने वाला है, तो 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इट रिक्वायर्स, ओके, हाउ मच इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स 384, ओके, 384 ग्राम, ओके, ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे आपको ढूंढना है, दिस विल बी व्हाट, 12 2s are 24, 24 into 16 यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। कहां से आया ये 384 वो भी बता रही हूं आपको, दिस विल बी 24 into 16 दैट इज 384, ठीक है, मतलब इसका आंसर है 384, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 342 के लिए मुझे 384 ग्राम लग रहा है, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है
कि 816 जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना यहाँ पे 816 फॉर 1 डे, तो 816 के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्रॉस मल्टीप्लाई में 42, ओके, this requires 384, so 816 requires how much, so 816 into 384 divided by 342, finally 916.2 gram you will be getting. Okay, the answer is what? 916.21 gram. Clear? I hope the concept is clear to you. सारे के सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, दैट इज टोटली द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द थ्योरेटिकल पार्ट, everything I have covered. So keep practicing and yes, as I said, एंड में पूरा का पूरा एक फॉर्मूला शीट मिलेगा आपको. So let us quickly have a look on. तो आज हमने कवर किया है पूरा का पूरा वन शॉट ऑन द चैप्टर बेसिक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, एंड ऑफ द वीडियो मैं फॉर्मूला शीट शेयर करने वाली हूं, तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ऑफ द फॉर्मूला शीट. होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो. तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. एंड कमेंट बॉक्स में लिखो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.